हो गया ना। ए वेक्टर का कौन सा लेक्चर रहेगा एवरीवन? इज इट थर्ड लेक्चर? ओके। स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर वेक्टर का लेक्चर फॉलो कीजिएगा तो बहुत सारा वेक्टर अगर एक ऑर्डर में लिया हो, मैं 3 ही वेक्टर लिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए वी एंड सी आर टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब समझते हैं ना, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, राइट। तो रिजल्टेंट फिर किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे। और इनिशियल पॉइंट पे क्या होता है? टेल। और फाइनल पॉइंट पे क्या होता है? हेड। मतलब हम लोग को ये पता है कि ए एक्चुअल में रिजल्टेंट है किसका? ए का, बी का एंड सी का। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। चलिए, और सपोज करें, ऐसा होगा नहीं बट एक कहीं कहीं पे मुझे यूज में आएगा और आप लोग को भी यूज में आएगा, तो उस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए लेट अस सपोज हम लोग को सिर्फ अभी आइडिया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का है। और ट्रायंगल लॉ का एक लिमिटेशन था कि 2 वेक्टर को ही एक साथ ऐड कर सकते हैं, राइट। 2 वेक्टर एडेड। मैंने ही बोला हूँ कि ट्रायंगल लॉ के हेल्प से आप 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन 2 वेक्टर को एट ए टाइम लेना पड़ेगा। तो मैंने 3 वेक्टर लिया था ए बी सी, और इन तीनों का रिजल्टेंट मेरा क्या है? आर। अब यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं, ए देते हैं, बी देते हैं, और इसका नाम देते हैं सी, कैपिटल सी। ट्रायंगल ए बी सी को अगर ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा 2 वेक्टर एक ऑर्डर में है? ट्रायंगल ए बी सी में फोकस कीजिए और कौन कौन सा वेक्टर एक ऑर्डर में है और कौन रिवर्स ऑर्डर में है? ट्रायंगल ओ ए बी में, सॉरी एवरीवन, ओ ए बी में कौन सा 2 वेक्टर कम ओ ए बी में ए एंड बी ऑर्डर में है और R1 क्या है? रिवर्स ऑर्डर में। तो क्या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बोल सकते हैं कि ए और बी का रिजल्टेंट R1 है? ए और बी का रिजल्टेंट R1 है। तो ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट? R1। नाउ एक किस ट्रायंगल में देखे हैं? ट्रायंगल ओ ए बी में। नाउ ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी में देखिए कौन सा 2 वेक्टर एक ऑर्डर में है? R1 एंड C। R1 एंड वेक्टर R1 एंड वेक्टर C, और उसका रिवर्स ऑर्डर में कौन है? R। तो क्या इसमें बोल सकते हैं R1 प्लस C इक्वल टू R? बोल सकते हैं ना, R1 प्लस C इक्वल टू व्हाट? R। Now it is very important to note that क्या from first and second हम लोग ये बात बोल सकते हैं A प्लस बी, R1 के बदले A प्लस बी, R1 के बदले A प्लस बी, अब प्लस C इक्वल टू व्हाट? R।
तो बताइए हम लोग को कितना बार ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ा? 2 बार। 3 वेक्टर था ए बी सी, इन तीनों को ऐड करना था, ट्रायंगल लॉ से ही ऐड करना था, बट 2 बार क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि ट्रायंगल लॉ का लिमिटेशन था। एग्री? पहले मैंने किसको जोड़ा? ए और बी को, उसका रिजल्टेंट निकाला और फिर उसके रिजल्टेंट को किसके साथ ऐड किया? सी के साथ ऐड किया, लास्ट में मिला क्या? आर। एग्री? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा 2 वेक्टर एक ऑर्डर में, कौन सा 2 वेक्टर एक सेम ऑर्डर में है? बी एन सी। और कौन सा रिवर्स ऑर्डर में है? R2। तो क्या लिख सकते हैं? B प्लस सी इक्वल टू R2। इज इट राइट? एग्री ना? नाउ इन ट्रायंगल ओ ए सी कौन सा 2 वेक्टर एक ऑर्डर में है? ए एंड R2। ए एंड, और कौन सा रिवर्स ऑर्डर में? R। मतलब A प्लस R2 इक्वल टू R, और A प्लस B प्लस C, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कुछ खास वजह है। एंड नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट थर्ड और फिफ्थ को एक साथ कंपेयर कीजिए। थर्ड एंड फिफ्थ को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट तो सेम है। हाँ, अगर थर्ड और सिक्स्थ को कंपेयर करेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट तो आर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस लग रहा होगा। थर्ड में देखे होंगे कि ए और बी को पहले जोड़ा गया है, ए एंड बी को क्या जोड़ा गया है, अब बाद में उसके साथ सी ऐड किया गया है। वहाँ पे क्या किया गया है? बी और सी को पहले जोड़ा गया है, अब बाद में, बट फाइनल आंसर पे, रिजल्टेंट पे कोई फर्क पड़ा? तो यहाँ पे यस, इसका मतलब है, यहाँ तो इस तरफ लिख लिए, हो गया ना? from third and sixth, A plus B plus C equal to A plus B plus C are equal to what? R। इसका मतलब A हुआ, और इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। तो सर ये तो बहुत छोटा सा बात है। छोटा सा नहीं बात है, आपको आगे के चैप्टर में हेल्प करेगा। अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अगर मेरे हाथ में 3 वेक्टर है तो किसी भी 2 वेक्टर को पहले ऐड करके उसके साथ थर्ड वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि सेम है, बट सेम नहीं है। पहले आपने यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड किया, उसके साथ सी, यहाँ पे पहले बी प्लस सी को ऐड किया, उसके साथ ए, बट आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसका मतलब है कि मेरे हाथ में अगर 3 वेक्टर है ए बी सी, और आपसे बोला जाए कि इन तीनों को जोड़ना है, बट 2 वेक्टर को एट ए टाइम लेना है, अब बाद में उसके रिजल्टेंट के साथ थर्ड वेक्टर को लेना है, तो आज के बाद आपको विदाउट एनी कन्फ्यूजन 3 में से किसी भी 2 वेक्टर को पहले ऐड करेंगे और उसके साथ थर्ड वेक्टर, बचा हुआ वेक्टर को ऐड करेंगे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। इज इट राइट? हो गया ना? इसका मतलब हम लोग ए बोल सकते हैं। इसमें एक और जो बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस सी अब प्लस बी, तो ए वैल्यू इक्वल टू ए वैल्यू इक्वल टू ए वैल्यू। अब लिखिए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इन सारे वेक्टर का एडिशन में मैं बार बार इन्हीं बोलते रहूँगा
कि ऑल वेक्टर आर ऑफ द सेम टाइप, ये तो पहला लाइन ही था कि किसी भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो डिफरेंट टाइप होना चाहिए या शुड बी ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप होना चाहिए। मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे को आज मैं मैथमेटिकल टूल का प्लेलिस्ट फाइल शेयर करूंगा, उसके लिए एक अलग कॉपी बनाना है और स्ट्रिक्टली मेरे बात मानकर दो प्लेलिस्ट फाइल शेयर करूंगा, दोनों को लिखना है, देखना सिर्फ नहीं है, क्योंकि वेक्टर के बाद जितना भी चैप्टर रहेगा उसमें रिगरस मैथमेटिक्स यूज करता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। मतलब यू शुड बी होल्ड ऑन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्लोप एंड ऑल दिस, बट उसको यहाँ पे पढ़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना मैं सपोज करके चलता हूँ कि आप लोग 12th करके आए हैं तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जानते हैं और स्लोप का आइडिया, बट उसमें बहुत कुछ मैं सिखाया हूँ, तो उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके लिख कर देख लीजिएगा। एक पहले तो एक रहेगा आज, हाँ जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पकड़ है वो भी देखिएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारा बात बोला हुआ है। तो एक रहेगा मैथमेटिकल टूल बाय एमएम सर और दूसरा रहेगा मैथमेटिकल टूल बाय राकेश सर, और उसको मैथमेटिकल टूल का एक पतली सी कॉपी बनाइएगा, उसको वहाँ पे दोनों को पहले एमएम सर का देखिएगा, उसके बाद मेरा देखिएगा, और मेरे हर लेक्चर में हर पॉइंट को क्लियरली ऑब्जर्व कीजिएगा। नहीं तो एक मिनट लेट मी फिनिश, नहीं तो मैं बोलते रह जाऊँगा और आप सुनते रह जाएंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कॉन्स्टेंट स्लोप, ग्राफ के टाइम पे देखिए इसका ऐसा ग्राफ हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया हूँ, इसलिए ग्राफ। और नीट के पेपर में देखिएगा ग्राफ पे भी क्वेश्चन रहता है मैकेनिक्स में, तो ग्राफ कैसे सिखाएंगे जब मैथमेटिकल टूल आपका क्लियर रहेगा। तो बस वो दोनों प्लेलिस्ट फाइल अगर क्लियर होगा देख लेंगे, जब तक मैं वेक्टर कवर कर रहा हूँ तब तक आप मैथमेटिकल टूल खुद से देख कर रेडी रहिए, ठीक है, ताकि रेस्ट एंड मोशन में काइनेटिक्स में मुझे प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टूडेंट, पॉलीगॉन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है जो आप जानते हैं। मैंने कोई भी एक वेक्टर दिया, अब पूछा कि हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया जस्ट लाइक दिस, अब पूछा कि इसका कितना कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा? मतलब प्रॉब्लम सच में है, राइट? ये समझ में आ गया कि फिजिक्स में सच में प्रॉब्लम है। कितना कंपोनेंट था किसी गिवन वेक्टर का, जिनसे पूछेगा वही रिप्लाई करेंगे। जो देखिए, आप अपने आप को इस एकदम मैटर से फ्री कर दीजिए कि बाकी लोग क्या सुनेंगे क्या बोलेंगे ये भी नहीं आता है, इससे अपने आप को ऊपर उठाइए। हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, बोलिए। तो कुछ तो होता होगा, कंपोनेंट्स नाम सुने हैं, तो हाउ मेनी कंपोनेंट, मैंने एक वेक्टर एक ड्रॉ कर दिया, मैंने पूछा हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, नो आइडिया। चलिए आप में से किसी का, कितना कंपोनेंट हो सकता है किसी वेक्टर का? हाँ मैं सुन रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट। नहीं, तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ क्लियर करना है। मैंने अच्छा कि मैं पहले सोच रहा था कि 12th पास बच्चे हैं क्यों वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, बोर हो जाएंगे। बहुत सही डिसीजन तक मैंने वेक्टर से स्टार्ट किया, राइट? क्योंकि मैथमेटिकल टूल एंड वेक्टर इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ही गायब हो जाता।
इसलिए मेरा राइट डिसीजन था, क्योंकि वेक्टर क्लियर नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं समझ में आएगा। वहाँ पे पूरा वेक्टर ही चलता है। पूरे फिजिक्स में कोई भी एक चैप्टर बोलिए हीट वगैरह को छोड़कर, बिना वेक्टर का काम चलेगा? हर जगह तो रिजल्ट निकालना है, राइट? वेव का रिजल्ट निकालना है। चलिए, सरप्राइजिंग, किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है। हाउ मेनी कंपोनेंट? इनफाइनाइट कंपोनेंट। आप भी सही थे। एक्स जो लोग ऑनलाइन है वो भी बोल रहे हैं वो, लेकिन सही थे 20%। 3 कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, राइट? बट वो कार्टेशियन सिस्टम में, कौन सा सिस्टम में? कार्टेशियन सिस्टम में। बट इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज, सपोज कीजिए कि मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम बना रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैंने ऐसे दिखा दिया कि मेरे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? और मैं बोलूँगा कि मुझे सारे फोर्स का डाउन अलोंग द इंक्लाइन, मतलब ये सब प्रॉब्लम बनाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर क्लियर कर रहा हूँ। रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर। इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज इसको एक्स एक्सिस मानते रहें? इसका मतलब इस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट चाहिए। कभी रिक्वायरमेंट ऐसा हो जाएगा कि सारे वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, फिर हो सकता है कि मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। तो रिक्वायरमेंट तो मेरा खुद का हो सकता है और किसी डायरेक्शन में हो सकता है उस प्रॉब्लम के लिए। दैट्स वाई किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट पॉसिबल है। बट आप लोग का भी मिस्टेक नहीं है, जो भी इवन जहाँ भी कभी कभी स्कूल के टीचर भी या तो 2 कंपोनेंट बोलते रहते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, नहीं तो मैक्सिमम 3 बोलते रहते हैं। मिस्टेक वहाँ था, या जहाँ पे कोई क्लास ले रहते हैं टीचर, उन्हें रुका ही नहीं। ये तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं सिखाता है। सपोज कीजिए कि मेरा ये मार्कर ए है, राइट? मैंने पहले इसको ऐप ओपन कर दिया, फिर इसको भी ओपन कर दिया। तो जब पार्ट बाय पार्ट खोल रहे हैं, ये क्या है? मेरे मार्कर का कंपोनेंट है, यही तो बोलते हैं ना, जिससे बनता है उसको क्या बोलते हैं? अभी कितना इसका कंपोनेंट है? 2। एक इसको भी ओपन कर देंगे, देन 3, इसके अंदर से जो है उसको भी निकाल दिए, देन 4। तो ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर द कंपोनेंट ऑफ दिस मार्कर। वैसे ही है कि किसी भी वेक्टर का, तो लिखिए पहले पॉलीगॉन लिखते हैं, यहाँ से समझ में आएगा, बाद में कंक्लूड करेंगे। इफ n वेक्टर, if n, small n, if n vectors are taken in order, if n vectors are taken in order, and all these n vectors are the side of a polygon, and all these n vectors are the side of polygon, comma, then for closing this polygon, n plus 1th side, then for closing this polygon, n plus 1th side taken in reverse order, is the resultant of all these n vector, is the resultant of all these n vectors. चलिए यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला कि मेरे पास कितना वेक्टर है? n वेक्टर है, और सारे वेक्टर किस में लेना है? ऑर्डर में। और वो सारा वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा?
उस सारे वेक्टर को हम लोग क्या मान लेंगे, किसी भी पॉलीगॉन का साइड मान लेंगे। और ए डॉटेड दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारा और भी वेक्टर है, ठीक है। एन, तो यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये मेरा ऑल एन वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। और इन सबको क्या मानना है, सपोज करना है कि किसी पॉलीगॉन का साइड है। तो इस पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए, क्या करने के लिए, मेरा वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, अब इस वेक्टर इस पॉलीगॉन को क्लोज करना है। तो n प्लस 1th साइड, इसको क्या बोलेंगे, n साइड तो यहाँ तक हो गया, तो एक और जो साइड रहेगा क्लोज करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, n प्लस 1th साइड, बट टेकन इन विच ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस n वेक्टर, राइट। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, पिछले क्लास में ही बताए थे, ये पॉलीगॉन तो पिछले क्लास में ही पढ़ा दिया आपको और पता भी नहीं चला था, राइट। बोला था ना कि बहुत सारा वेक्टर एक ऑर्डर में रहेगा तो उसका रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। कौन सा डायरेक्शन में, तो हाँ, तो रिजल्टेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। इनिशियल पॉइंट पे टेल, फाइनल पॉइंट पे हेड, राइट। मैं पिछले क्लास में एक आपको ट्रिक बताया था कि देखिए, अगर मेरे पास 3 वेक्टर है ए बी सी मान लेते हैं, और अगर ऑर्डर में लिया हुआ है तो रिजल्टेंट सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और इनिशियल पॉइंट पे क्या लेना था, टेल, और फाइनल पॉइंट पे क्या लेना था, एक इसका स्टेटमेंट था, इसी लॉ का था। तो इसका मतलब इस लॉ का कंक्लूजन क्या हुआ कि मेरे पास अगर 10 वेक्टर भी है और एक ऑर्डर में लिया हुआ है तो रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इन सब पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। और इनिशियल पॉइंट पे क्या रहेगा, टेल, किसका, रिजल्टेंट का, और फाइनल पॉइंट पे क्या रहेगा, हेड रहेगा। एग्री। तो आज के बाद बहुत सारा वेक्टर, 20 वेक्टर है एक साथ, अगर पॉलीगॉन लॉ से जोड़ना चाहते हैं तो सारे वेक्टर को एक ऑर्डर में लीजिए, इनिशियल पॉइंट पे टेल और फाइनल पॉइंट पे हेड। तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, सेम ऑर्डर रहा या रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर हो गया। एग्री। अब एक मिनट रुकिए, तो R इक्वल टू, ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि बहुत सारे वेक्टर, पिछले क्लास में मैं बोला भी था कि लिख लेना है, बहुत सारा वेक्टर एक ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट एंड, तो रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये बात कब बोलना है, जब वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। तो R इक्वल टू लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। अब यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में चीज़ों को देखने का तरीका, नज़रिया, बहुत सारे वेक्टर का रिजल्टेंट, कितना वेक्टर, रिजल्टेंट तो एक ही रहेगा ना, इन सब का रिजल्टेंट तो R है। R कितना वेक्टर है, 1 वेक्टर है, इसके लिए कितना एरो यूज कर रहे हैं, 1 एरो यूज कर रहे हैं। R किससे बना हुआ है, बोलिए आप, सर A1 से, A2 से, A3 से, A4 से, AN से, और N का वैल्यू, सर मेरी मर्जी, N का वैल्यू तो आप वेरी कर सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं, 20 तक जा सकते हैं, सर इन कुछ भी ले सकते हैं, राइट। आपको अगर फ्रीडम दे दे कि N कुछ भी हो सकता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट N कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो R का A1, A2, A3 ये सब क्या है, R का कंपोनेंट है, राइट। A1, A2 जिससे जो बना रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। इसका मतलब इस वेक्टर का कितना कंपोनेंट, N कंपोनेंट, और N क्या है, कुछ भी। इसलिए आज के बाद कोई पूछेगा कि किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, तो सिर्फ 3 कंपोनेंट बोलना है कि इट कैन बी इनफाइनाइट कंपोनेंट। बट उनको रिमाइंडर देना है कि यार कार्टेशियन सिस्टम में पूछेगा तो मैक्सिमम 3, बट अगर ऐसे सिर्फ बोलेंगे कि किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, तो क्या बोलना है, इनफाइनाइट कंपोनेंट। तो यहाँ पे लिखिए कंक्लूजन, पहले लिखने के बाद any vector can have infinite component, any vector can have infinite component।
चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए तो अब एक और डायग्राम लेते हैं। A1 और A2 का रिजल्टेंट क्या है? बोलते रहिएगा। वेरी गुड। B1 B2 B3 B4 का रिजल्टेंट क्या है? वेरी गुड। मैं कोई प्लानिंग करके कर रहा हूँ या रैंडम? मतलब जिधर मर्जी उधर? ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ओके, आर का कुछ भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, राइट? C1 जो बोले हैं उसको प्रूव कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि अगर मैं बोला हूँ कि किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है तो सिर्फ डायग्राम के लिए नहीं, इसके लिए आपको फार्मूला भी देंगे और उस फार्मूला के हेल्प से किसी वेक्टर का इतना लाइफ आसान हो जाएगा, यू कांट बिलीव। मतलब ये फार्मूला मिलने के बाद मैं ऐसे एकदम उस दिन पूरा हैप्पीएस्ट मोमेंट। पहले मैं भी 2-3 वेक्टर में फंसा हुआ था, बाद में अच्छा इतना सारा हो सकता है। और उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ऐसे बनना स्टार्ट हो गया। पहले सोच रहे थे एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा, वाई एक्सिस, उसी में उलझे हुए हैं। या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आ गया, पता ही नहीं चला मैंने किया क्या। समटाइम्स रहता है ना M1 V1 = M2 V2 कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा कर क्या रहे हैं, आंसर आ गया M2 = व्हाट, राइट? सब ये बहुत लोगों होता है, जैसे आप लोग भी M1 V1 = M2 V2, आंसर आ गया M2, क्या किए पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टेक है। इसका मतलब हम लोग चीज़ों को रुक नहीं रहे हैं, मतलब बस भागते जा रहे हैं। सब लोग भाग रहा है, पूरा बैच भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ। वहाँ पे रुकना चाहिए था। नहीं समझ में आ रहा है, टीचर को पकड़िए। ऐसा नहीं कि टीचर ख़त्म करता जा रहा है, थोड़ा टीचर को एफर्ट लगाएगा। बोलिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 इन सब का रिजल्टेंट आ रहे हैं। यस, इसका मतलब सर आर के लिए आप कुछ भी तोड़ सकते हैं, कैसे भी जाकर कहाँ, या बस यहाँ तक आ जाइए। तो यहाँ से प्रूफ हो गया किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, इनफाइनाइट कंपोनेंट। डायग्राम बनाइए। हाँ, बोर्ड पे कुछ भी लिखेंगे, जब तक मना नहीं करता तब तक बनाइए, क्या प्रॉब्लम है? मैं खुद के लिए थोड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ। जब कुछ नहीं लिखना रहेगा मैं बोलता हूँ वहाँ पे ये मत लिखिए, और नहीं बोलते तो बार बार नहीं बोलेंगे कि हाँ इसको लिखना है। बाकी लिख रहे मतलब आपके लिए है। देखिए एक और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? पहले इसको लिख लीजिए। देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, दो वेक्टर मेरे व्हाइट बोर्ड में है, और वेक्टर सी ऐसे है, व्हाइट बोर्ड में नहीं है, मेरा मार्कर है वेक्टर सी। इज इट राइट? इज इट कंपल्सरी कि सारे वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वो कोप्लानर ही रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा? मे और मे नॉट? इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो मेरे हाथ में सारा वेक्टर है वो सेम प्लेन में रहेगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट? मतलब कोप्लेनार हो भी सकता है और नॉन कोप्लेनार भी रह सकता है। तो ये मेरा है वेक्टर सी। अब मेरे पास तो फेविकॉल है नहीं कि इसको यहाँ पे चिपका देंगे, तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा डैश देकर दिखा देता हूँ। ये डैश दे रहा है, इसका मतलब मेरा वेक्टर सी व्हाइट बोर्ड में नहीं है।
तो रिजल्टेंट और ऑल ए बी सी आर टेकन इन ऑर्डर, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा बता सकते हैं सर? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड रहेगा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। इसका मतलब ए बी आर लाई, ए एंड बी आर लाइंग इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन बट सी इज आउट ऑफ द प्लेन, तो इसका रिजल्टेंट ए रहेगा। एग्री ना? और ये रिजल्टेंट भी मेरा व्हाइट बोर्ड में नहीं रहेगा, अभी जस्ट आपको बताया है। तो इसका मतलब सर आप कुछ भी करना ही नहीं है, मुझे कितना भी वेक्टर दे दीजिए, अगर सारा इफ़ ऑल वेक्टर्स आर इन ऑर्डर, तो रिजल्टेंट के लिए एक लाइन का पॉलीगॉन लॉ में तो दो चीज़ सीखे। पहला, इसमें जितना भी मर्जी उतना वेक्टर को एक साथ ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात क्या सीखे? रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट प्रोवाइडेड वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे, यहाँ से आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा फिजिक्स के लिए, किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट? इनफाइनाइट कंपोनेंट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है, तो उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला भी दूंगा, और उसके बाद जिधर मर्जी उधर ब्रेक कर सकते हैं, जिधर मर्जी जिस डायरेक्शन में भी रहेगा रिक्वायरमेंट। अब ऐसा नहीं कि फार्मूला मिल गया घर पर बैठ के इनफाइनाइट डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, पूरा लाइफ कंपोनेंट ही ब्रेक कर रहे हैं। मतलब उसके बाद करना क्या है, मेरा जो रिक्वायरमेंट रहेगा, मेरा जो रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते रहेंगे, राइट? अब यहां देखिए, कितना वेक्टर है स्टूडेंट? देखिए तो 5, और मेरा ये 5 वेक्टर इस तरीके से लिया गया था, इस तरीके से मैं लिया हूं कि लास्ट में अब रिजल्टेंट ड्रॉ कीजिए। रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल पॉइंट एंड, इनिशियल पॉइंट पे टेल रखिए और फाइनल पॉइंट पे हेड रखिए। बोलते ही नहीं है, आपके सामने है ना। तो क्या मिल रहा है सर? यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो कोइंसाइड कर गया, राइट? इसका मतलब रिजल्टेंट का जो एरो ड्रॉ करेंगे उस एरो का लेंथ तो 0 दिखेगा। रिजल्टेंट का आप ये लिखेंगे ना सर, रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट यस, वही सिखाने जा रहे हैं। आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अब प्लस ए, इज इट राइट? और यहाँ पे इसका आर का लेंथ आपको दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? कि रिजल्टेंट इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट भी ये है, राइट? कोइंसाइड कर गया, तो इस आर का लेंथ कितना रहेगा? 0। तो मैग्नीट्यूड कितना रहा? 0। यहाँ से क्या सीखे? इफ n वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर एंड इफ इट फॉर्म क्लोज पॉलीगॉन। कौन सा पॉलीगॉन? इसका मतलब वेक्टर जो लिए थे वही क्लोज कर दिया, तो अगर क्लोज पॉलीगॉन है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। एग्री? इसका मतलब ए हो गया 0, इसको लैंग्वेज दे देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ऐसा नहीं है, अब इसका एडवांटेज लेंगे। एडवांटेज क्या है? क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे रहेगा कि आपको बोल दिया जाएगा, या सो मेनी टाइम्स, इसका मैं बहुत बड़ा बड़ा यूज़ करूँगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। यहाँ पे तो एक्चुअल में इसका हम लोग यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन या दूसरी जगह पे, और बहुत बढ़िया यूज़ करेंगे। मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि मेरे पास 5 वेक्टर है ए बी सी डी ई, और मैं बोल दिया कि एक क्लोज पॉलीगॉन बना रहा है। क्या बनाया है? क्लोज पॉलीगॉन। मतलब उसका रिजल्टेंट 0, और उसमें से मैं 4 दिया, अब बोला 5th वन क्या होगा? मैंने 4 दिया, ए दिया और ई का वैल्यू पूछा, तो इसका यूज़ कर लेंगे ना। क्या? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू व्हाट? -c। क्या रहेगा? -c। और एक खास करके इलेक्ट्रो स्टूडेंट में बहुत यूज़ किया जाता है इस कॉन्सेप्ट का। एग्री? ठीक है।
तो यहाँ से ऐसे तो लिख सकता है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू वाट, माइनस ए, करेक्ट। इसका छोटा सा डेमो दे, देखिए कैसा छोटा सा डेमो है। 11th क्लास के बच्चे सुनकर भी इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब सारा साइड इक्वल है, राइट। रेगुलर हेक्सागोन आप लोग मत लिखिए, क्यू क्यू किसी को नहीं लिखना है, बस समझिए। सारे कॉर्नर पे इक्वल चार्ज दे दिया और सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, 0 होता है। क्या होता है? अब क्या करूँगा, इसके 5 कॉर्नर पे देंगे और बोले इन 5 की वजह से यहाँ पर रिजल्टेंट बताइए। क्या करना है, इस एक 6 पे देंगे तो यहाँ पे 0 होगा। अब मैंने क्या किया, 5 पे दिया, 6 पे गायब कर दिया, और इस 5 का रिजल्टेंट। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे भी सपोज कर लूँगा कि यहाँ भी है ए बी सी डी ई और एफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। अगर इस सब पे रहता इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एफ, ये हर कॉर्नर पर रहता था 0। बट मुझे तो इस कॉर्नर पर नहीं है, सिर्फ इतना का निकालना है। तो मैं इतना काम नहीं करूँगा, इसके बदले मैं इसका निकाल लूँगा। इसका वैल्यू तो इसके बराबर है ना, राइट। तो 5 का कैलकुलेशन कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, या 1 का कैलकुलेशन करेंगे वो ज़्यादा आसान रहेगा? 1 का कैलकुलेशन। इसका निकाल लेंगे रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे 5 का काम करना पड़ा या सिर्फ 1 का काम करना पड़ा, तो कितना लाइफ आसान हो जाएगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस, समझ गए? करेक्ट ना? ओके एवरीवन, तो यहाँ से क्या समझे कि अगर आपका n वेक्टर है वो क्लोज पॉलीगॉन फॉर्म करता है तो आज के बाद उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा? 0। ये पॉइंट को लिख लीजिएगा। इफ n वेक्टर फॉर्म ए क्लोज पॉलीगॉन, इफ n वेक्टर्स फॉर्म क्लोज पॉलीगॉन, then resultant of these n vectors equal to 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मेरे पास 3 वेक्टर है, देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी और सी, और ये बोला गया है कि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है और ऑल दिस 3 वेक्टर एक दूसरे के साथ 120, 120, 120 डिग्री पे है। अब बिना कैलकुलेशन का इन तीनों का रिजल्टेंट बताना है, कितना होगा, विदाउट एनी कैलकुलेशन, जस्ट बाय डायग्राम से। वेरी गुड। तो जस्ट बाय डायग्राम से तो क्या कर सकते हैं, 3 वेक्टर है तो पॉलीगॉन लगा सकते हैं, बट पॉलीगॉन लगाने के लिए वेक्टर को एक ऑर्डर में लेना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे तो ऑर्डर में है नहीं, कोई बात नहीं है, आप एक काम तो कर सकते हैं कि ए के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ए के हेड पे बी का टेल रख सकते हैं। कैसे? जस्ट बाय शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, तो इसको पैरेलल रखिए। ए हो गया बी, अब बी के हेड पे किसको रख दीजिए, सी का टेल। देखिएगा 100% एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, अब क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब सही से अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्केल से, पक्का क्लोज बनना है। इसका मतलब यहाँ से मैंने बिना कैलकुलेशन का क्या बता दिया कि आज के बाद कोई भी 3 वेक्टर है
और तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड ऑल दिस 3 वेक्टर आर एट 120 120 120, तो उन तीनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना? करेक्ट। देखिए, if 3 vectors having equal magnitude, and all are at angle 120 to each other, to each other, then resultant of these 3 vector must be equal to 0. अब लिखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 वेक्टर ए एंड बी, are the 2 adjacent side of a parallelogram, if 2 vector a and b are the 2 adjacent side of a parallelogram, then diagonal of parallelogram passing through the intersection of these 2 vector, are the resultant of A and B. Passing through the intersection of these 2 vector, are the resultant of A and B. अब मैं समझ में आ रहा है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ। देखिए, 2 वेक्टर है A और B, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग बोलते हैं जहाँ पे 2 वेक्टर का टेल और टेल मिलता है, राइट? कहाँ मिलता है? क्या मिलता है? टेल और हेड और हेड, नहीं तो टेल और टेल, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि पैरेललोग्राम लगाने के लिए वेक्टर आर टेकन इन ऑर्डर या वेक्टर शुड बी डाइवर्स फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। यहाँ पे डाइवर्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये लॉ लगाना है तो उसके लिए क्या सोचना है, कैसे वेक्टर को देखना है, राइट? लिखिए नोट करके, फॉर अप्लाइंग दिस लॉ वेक्टर, these 2 vector should be diverse from common point, चलिए एवरीवन यहाँ देखिएगा, वन ऑफ द वेक्टर मेरा ए है और दूसरा वेक्टर मेरा बी है। इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम आपको पैरेललोग्राम लॉ बना के दिया जाएगा? ऐसे दे दिया जाएगा और तब आपको उससे पूछा जाएगा कि ए और बी को ऐड करना है लेकिन पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है, तब क्या कीजिएगा? या शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, राइट? इसका मतलब है कि बी को शिफ्ट करके और ए और बी का टेल को आपस में मिलाएंगे। अब ऑर्डर में रखेंगे या डाइवर्स कराएंगे कॉमन पॉइंट से?
तो टू वेक्टर्स डाइवर्स और यस डाइवर्स करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, और किसी भी पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होगा, एग्री? तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना लीजिए। कैसे? इसके पैरेलल ए कर सकते हैं ना, तो ए और ए डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज। और इसको क्या बोलेंगे? बी। पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड लेंथ इक्वल रहता है, पैरेलल रहता है, राइट? तो ये मेरा हो गया ए बी और बी, राइट? और यहाँ से तो एक डायगोनल ए भी होगा, एक डायगोनल ए भी होगा। इस डायगोनल को नहीं लेना है रिजल्टेंट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन पॉइंट से डाइवर्स कर रहा है। तो कौन सा पॉइंट से कौन सा डायगोनल को हम लोग यहाँ पे लेंगे? इस डायगोनल को। समझ गए? करेक्ट ना? चलिए, और किसी भी दो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए क्या सिखाए हैं? फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होना चाहिए? बोथ वेक्टर्स शुड डाइवर्ज और कन्वर्ज फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच का एंगल ये क्या रहेगा मेरा? थीटा, राइट? अब इसको ध्यान से देखें और यहाँ से क्या सीख रहे हैं वो बताइए। पैरेललोग्राम हर लॉ कुछ ना कुछ हम लोग को फिजिक्स में कॉन्फिडेंस देके जाएगा। नहीं, मैंने यहाँ पे सबसे मार्केबल पॉइंट जो सीखा कि किसी भी पैरेललोग्राम लॉ को डायगोनल पैरेललोग्राम से बाहर होगा। आज तक ऐसा पैरेललोग्राम देखें कि इसका डायगोनल बाहर है? मैं तो नहीं देखा हूँ। या किसी भी वो सिर्फ आईपीएल के मैच में देखते होंगे कि ऐसे सिक्स लग रहा है, दिखाता है टीवी पे, राइट? बट इसका यस एक देखने के नज़रिया पे डिपेंड करता है। ट्रायंगल अभी दिख रहा है, ए और ए ऑर्डर में है, राइट? इसका मतलब है ऐसे इसको देखिएगा तो पैरेललोग्राम नजर आएगा, ऐसे देखिएगा तो ट्रायंगल भी नजर आ गया, क्योंकि अब ट्रायंगल भी पढ़ लिया, राइट? यहाँ देखिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ए मेरा वेक्टर ए है और ए मेरा वेक्टर बी है तो उसका रिजल्ट, और ए और बी अगर मेरा व्हाइट बोर्ड में है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ़ ए एंड बी लाइंग इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन तो उसका रिजल्टेंट भी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या सीखे कि किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के कॉमन प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, एग्री? क्योंकि ए है ए और ए बी, और अगर ये व्हाइट बोर्ड में है तो डायगोनल भी तो व्हाइट बोर्ड में ही रहेगा। डायगोनल क्या ऊपर से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या डायगोनल पैरेललोग्राम से बाहर रहेगा? तो इस बात से क्या सीख है? आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर मस्ट लाई समवेयर बिटवीन दिस टू वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच में रहेगा, इन दोनों वेक्टर से बाहर नहीं जाएगा। एक कौन सा लॉ हम लोग को सिखाया? कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट आज के बाद उन दोनों वेक्टर से बाहर में नहीं रहेगा। और दो वेक्टर के बीच में का मतलब दोनों वेक्टर के बीच के एंगल में समवेयर। मैंने यही बोल रहा हूं कि बिल्कुल मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, समवेयर बिटवीन ए एंड बी रहेगा। तो लिखिए पहला पॉइंट, फ्रॉम दिस लॉ we observe that रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए बात कर रहा हूं। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ का लिमिटेशन क्या है? सर इसका भी लिमिटेशन है, इसका एडजेसेंट साइड दो ही होगा, राइट? तो पैरेललोग्राम लॉ से भी एट ए टाइम कितना वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? दो को ही ऐड कर सकते हैं, एग्री ना? देखिए, फ्रॉम दिस लॉ वी ऑब्जर्व दैट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज लाइज समवेयर बिटवीन, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज लाइज समवेयर बिटवीन these two vector, always lies somewhere between these two vector। ये पहला पॉइंट हुआ, इसका कहीं पे बहुत जगह पे हम लोग यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर
टू वेक्टर को अंडरलाइन कीजिए, ये स्टेटमेंट टू वेक्टर के लिए है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनार विथ, ऑलवेज कोप्लेनार विथ these two vector, always coplanar with these two vector। अब यहां देखिए स्टूडेंट, O A B C। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं अब यहां पे ट्रायंगल अगर O A B में देखते हैं, ए भी तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू आर, एग्री? कौन सा लॉस है? ट्रायंगल लॉस है। और ट्रायंगल ओ सी बी में देखिए बी, अब यहां पे पहले कौन आएगा? बी, बी प्लस ए इक्वल टू व्हाट? आर। और दोनों का रिजल्टेंट तो सेम है, एग्री? इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब, इसका पैरेललोग्राम हम लोग पढ़ रहे थे, बट ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली। इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिविटी। ए प्लस बी पहले लिखे हैं या बी प्लस ए पहले लिखे हैं, ऑर्डर चेंज करने से इसका रिजल्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है, फंक्शन है वेक्टर में, जिसमें ऑर्डर चेंज करने से चीज़ें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग पढ़ के पक्का आए होंगे, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम रहेगा? नहीं होता है। इसका मतलब है कि आगे चलकर ए ऐसा लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी को फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, बट एडिशन ओबे करता है। ए प्लस बी लिखे या बी प्लस ए, डिफरेंट वैल्यू आएगा या सेम वैल्यू रहेगा? सेम वैल्यू रहेगा। ये राइट? चलिए, आप में से ए बी सी, सबसे बड़ा साइड कौन सा दिख रहा है? दिस वन, राइट? उसके बाद सी। और 9th या 10th पढ़ाया गया होगा किसी ट्रायंगल के बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। ये आप लोग जानते हैं, किसी ट्रायंगल के बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। ये आज के बाद रटिएगा, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाया तो पक्का गया होगा। ये 7th या 8th में ही आता था, किसी भी ट्रायंगल के बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। अभी कोई भी फार्मूला नहीं, जस्ट यहां देखिए, सबसे इस एंगल को अल्फा बोलते हैं और इस एंगल को बीटा बोलते हैं। ओ ए बी सी, ये मेरा कोई पैरेललोग्राम है, राइट? ट्रायंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ध्यान से देखिएगा, यहां तो देख लिए, क्या ये अल्फा है तो इसको भी हम लोग अल्फा बोल सकते हैं? क्यों सर? दो लाइन को कोई थर्ड लाइन क्रॉस करता है तो अल्टरनेट एंगल सेम होता है, ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है। तो क्या ये अल्फा है तो इसको भी अल्फा बोल सकते हैं? वेरी गुड। और इसके सामने, इस साइड के सामने का एंगल क्या हो गया? अल्फा। और इस साइड के सामने का एंगल क्या हो गया? बीटा। तो क्या ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं बीटा ग्रेटर देन अल्फा? कोई डाउट? क्या प्रॉब्लम है भाई? अब तो हाँ बोल दीजिए, या इसमें भी सोचिएगा कि क्यों बोले? होगा ना बड़ा? ए साइड बड़ा है, डायग्राम में तो यही दिख रहा है, ए साइड बड़ा है, ए साइड छोटा है, राइट? अब बड़े, किसी भी ट्रायंगल बड़े साइड के सामने का एंगल क्या होता है? बड़ा होता है। तो बीटा का टर्न अल्फा, एग्री? देखिए, जिसको आप बोलते रहते हैं बहुत आसान है, बेसिक है, वहां पे बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है भाई। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं। वेक्टर ए और बी में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा? ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्यों? यहाँ देखिए,
कहाँ खो गए? किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? ए का, राइट। ए है रिजल्टेंट और ए एंगल था थीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मानते हैं बीटा। अल्फा क्या है पढ़िए, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। अब बीटा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी। मैं यहाँ से क्या सिखाने की कोशिश किया, बिना न्यूमेरिकल प्रूफ का, बस डायग्राम से और 9th क्लास का कॉन्सेप्ट से, कि आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का, ये तो पहले ही बता चुके कि किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के बीच में कहीं रहेगा, लेकिन सर किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा में कौन सा एंगल बड़ा है? बीटा का टैन अल्फा। इसका मतलब आज के बाद ए और बी में का रिजल्टेंट जो निकालेंगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे और वो वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच से कहीं पास करेगा, तो रिजल्टेंट उस वेक्टर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा, ज़्यादा क्लोज रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा। एग्री? यहाँ से सीख रहे हैं, समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोलने की कोशिश किया? तो यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ना। एग्री? लिखिए यहाँ पे, डायग्राम बनाइए। फ्रॉम दिस डायग्राम we observe that, from this diagram we observe that from this diagram we observe that resultant of two vector are more inclined towards the vector whose magnitude are more. Resultant of two vector are more inclined towards the vector whose magnitude are more. तो मोर इंक्लाइन का मतलब एंगल ज़्यादा या एंगल कम होगा? कम रहेगा। समझ गए? अब यहाँ देखिए, एक और डायग्राम लेते हैं। अभी यहाँ पे जो भी डायग्राम बना रहे हैं थ्योरी क्लियर करने के लिए, ए एंड बी, पहले यहाँ देख लीजिए, ए बी, और अगर मैंने बोल दिया A इक्वल टू बी, तो स्पेशल केस हो गया, इट इज काइंड ऑफ रोम्बस, राइट। OABC, इसको भी अल्फा बोल सकते हैं। अब बोलिए अल्फा और बीटा में कौन बड़ा? तो भाई इसके सामने का एंगल बीटा है, इसके सामने का एंगल अल्फा है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? मैंने बोला था किसी भी ट्रायंगल में बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है और छोटे साइड के सामने का एंगल छोटे होता है। तो इक्वल साइड के सामने का एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, राइट। इसका मतलब सर अल्फा इक्वल टू बीटा, तो सर ये तो बचपन से मैं जानता था, बचपन से जानते थे, तो इसको आज यूज अब करेंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया A इक्वल टू व्हाट? B, और तब इसका रिजल्टेंट, और ये पूरा एंगल थीटा है, और ये अल्फा है, और ये क्या है? बीटा। देन अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन रहेगा? अल्फा इक्वल टू, यहाँ से सीखे क्या स्टूडेंट? ये पूरे फिजिक्स के लिए बहुत फास्ट होने के लिए एक ट्रिक हो गया। आज के बाद पूरे वेक्टर का प्रॉब्लम या कहीं भी सॉल्व करने के लिए किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल रहेगा, दो वेक्टर इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल रहेगा, तो उसका रिजल्टेंट
उन दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? एंगल बाइसेक्टर से। इज राइट? लिखिए, देखते हैं कितना छोटा छोटा बात से बड़ा बात बन जाता है। तो छोटा बात नहीं है भाई, वो फाउंडेशन है, दिस इज द पिलर। हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं विदाउट क्लियरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे इसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बता देता हूँ 2 मिनट में। पहले इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल, if magnitude of 2 vectors are equal, then resultant of these two vector always passing through angle bisector of these two vector, always passing through angle bisector of these two vector। हो गया ना? अब यहां देखिए, चलिए कैसा ट्रायंगल? ओके, तो अगर ए वैल्यू ए दे देंगे और ए वैल्यू बी दे देंगे तो सी निकाल लीजिएगा। वर्ल्ड फेमस कौन सा थ्योरम? वेरी गुड। कितना होगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? ए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मैंने ए दे दिया, क्या दिया? ए दिया, बी दिया और थीटा। ए तीनों गिवन है, बट थीटा इज नॉट 90 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? तब सी का वैल्यू क्या होगा? बोलिए। सर ऐसा तो मिला ही नहीं था। तो आज तक लाइफ अच्छा चल रहा था, राइट? राइट एंगल ट्रायंगल पे चल रहा था। इट कंपल्सरी सारा ट्रायंगल राइट एंगल रहेगा। कहीं पे फिजिक्स में आ गया ऐसा, तब क्या कीजिएगा? यस, उसको बोलते, वो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है 11th क्लास का, जिसको बोलते हैं कोसाइन फार्मूला, कोसाइन रूल। तो उस केस में सी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या होता है? सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आइए, इस पे भी सूट कर जाता है। दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। थीटा 90 की जगह तो कॉस 90 0, तो बचेगा क्या? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो इसको लिख लीजिए। अब दिमाग में आ रहा हो कैसे सर, कहाँ से आ गया? इसको 2 मिनट में प्रूफ कर देता हूँ। पहले वहाँ लिखी तो ए होता है फार्मूला। थोड़ा फास्ट लिखते रहिएगा। यहाँ देखिए, इस पॉइंट से ए बी सी, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं डी। एग्री? और यहाँ से यहाँ तक मानते हैं x। तो a कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। हम लोग को निकालना क्या है? c ना। हम लोग पर्पस क्या है? c निकालने का। तो क्या हम लोग यहाँ a लिख सकते हैं? ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इज इट राइट? ट्रायंगल ADC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं CD बाई AC, CD बाई AC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। देन CD इक्वल टू व्हाट?
तो सी डी इक्वल टू सर हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या मैंने सही लिखा? सी डी इक्वल टू बी साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? तो सर बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है? ए डी। ए मेरा क्या था? एक्स ना। देन ए डी इक्वल टू कितना होगा? ए डी इक्वल टू बी कॉस थीटा, मतलब एक्स इक्वल टू व्हाट? बी कॉस थीटा। तो क्या ए माइनस एक्स हम लोग को पता चल गया? ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा? ए माइनस बी कॉस थीटा, और ये कितना था? बी साइन थीटा। और थीटा तो गिवन था, थीटा क्या था? नोन था। अब राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा? ट्रायंगल सी डी बी। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम लोग सी इक्वल टू लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो आप जानते हैं, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? सी डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। और सी डी कितना था भाई? यहाँ तक आइए फास्ट। तो C इक्वल टू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना? A माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और A माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या है? लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एग्री? ये तो लिख सकते हैं ना। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? बी स्क्वायर। बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? 1। क्या फार्मूला पे आ गए? जो मैंने वहां पे फार्मूला लिखा है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था। इसको बॉक्स में कर लीजिए, बहुत जगह मैं यूज करूंगा। ठीक है। तो आज के बाद किसी भी ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ हो, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ हो और उसके बीच का एंगल, तो इवन इफ अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी रहेगा तो इस कोसाइन रूल से हम लोग सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इस फार्मूला को शॉर्ट नोट्स में रखिएगा। ठीक है। सबको समझ में आ गया है एवरीवन? इसको हटाएं। हाँ, उसी के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे ये चीज़ चाहिए था कहाँ पे? पैरेललोग्राम लॉ में, राइट? ए बी यहाँ देखिए, और ये क्या है? आर, और ये पूरा एंगल कितना है? थीटा, राइट? अब भाई यहाँ के बाद तो आप लोग का खास करके इसमें से जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं, वो मेरा वेक्टर का लेक्चर फॉलो कीजिएगा, 2nd और 3rd अपने प्लेलिस्ट फाइल का, इसका नहीं। और वहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला लिखा हूँ, अगर फॉलो किए होंगे तो पता चला होगा। और क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे मैं कवर नहीं करूँगा, वो प्योरली मैथ का है, बट मैं 11th क्लास में पढ़ा देता हूँ। बट मैं अभी के लिए सपोज मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। और आप लोग तो ये पढ़ के आए होंगे, जानते हैं cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? ऐसा फार्मूला जानते हैं या नहीं जानते हैं? cos 180, चलिए cos 180 माइनस थीटा कितना होता है?
माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। कैसे काम चलेगा? मेकअप भी नहीं करते हैं। लिख दे या आप लोग जानते हैं? जानते हैं ना, तो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी ये लोग फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही जानिए, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। क्यों और कैसे? मैथ के सर से। ठीक है, मेरे लिए अभी इतना ही चाहिए। और जो फार्मूला जहाँ पे लगेगा वहाँ पे, लेकिन ये जितना भी बात बोल रहा हूँ ये फिजिक्स का बात नहीं है, ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री की बात है। बट फिर भी मैं वेक्टर के प्लेलिस्ट फाइल में मेरा मिलेगा ये सब पढ़ाया हुआ। बट इस बैच में इतना कहानी नहीं बना सकते हैं, इसमें ऑलरेडी टाइम कम है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें ये लोग जानते हैं। और इसमें अगर इस सर बहुत कुछ करना स्टार्ट कर देंगे मैथ वाला पार्ट, तो बहुत क्लास स्लो हो जाएगा। उसके लिए मैथमेटिकल टूल का क्लास है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। एनीवे, ओके एवरीवन, आर इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी। एग्री? और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर पूछता हूँ, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या लेना? मॉडुलस। मैग्नीट्यूड का मतलब, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेम बात या अलग अलग बात? ए है रिजल्टेंट, बिल्कुल कंप्लीट रिजल्टेंट ए लिख रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है इस आर के अंदर, बट यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर मॉडुलस लगा दिए मतलब डायरेक्शन को माइनस कर दिए, राइट? सिर्फ आप क्या बता रहे हैं? और मैग्नीट्यूड तो किसी भी वेक्टर का एरो, लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड बताने के लिए क्या डायरेक्शन बताने का रिक्वायरमेंट है या सिर्फ उसका लेंथ बताने का रिक्वायरमेंट है? लेंथ बताने का रिक्वायरमेंट है। समझ गए? क्योंकि हम लोग, होता क्या है ना कि हम लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं और समझते भी नहीं हैं। ये बोल रहे हैं कि मुझे निकालना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट? डायगोनल का लेंथ। किसका लेंथ? डायगोनल का लेंथ ओनली निकालना है। इज इट राइट? ओ ए बी सी, मुझे सिर्फ क्या निकालना है? ओ बी। एग्री? चलिए, ए एंगल थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? तो सर थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। करेक्ट ना? अच्छा, ये यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ए एंगल थीटा है तो क्या इसको भी थीटा बोल सकते हैं? ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट था, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? एक अल्टरनेट एंगल होता है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये थीटा है तो क्या इसको हम लोग 180 माइनस थीटा बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? लाइन का एंगल 180 होता है। लाइन का एंगल कितना होता है? 180। तो 9th और 10th क्लास में टीचर लोग बोलते रहते हैं ना, पढ़ लो आगे काम आएगा। तो हम लोग कैसे बोल रहे हैं? वेक्टर पढ़ लो आगे काम आएगा। तो सच में काम आता है, बिना काम का टीचर एफर्ट नहीं लगाते हैं। 9th और 10th अभी आपका कोई भी सिबलिंग होंगे और चाहते हैं कि वो आप जो फेस कर रहे हैं ना फेस करें, उनको बोलिएगा कि सीबीएसई में भी नहीं भी रहता है एडवांस मैथ ना, तो एडवांस मैथ बनाओ अगर लाइफ में साइंस गलती से लेना है तो। मतलब अगर मेडिकल करना है और इंजीनियरिंग करना है और अगर ड्रीम है तो ऐसा नहीं, बहुत सारे, जैसे भाई आपका सक्सेस से बहुत लोग का सोशल सोसाइटी में कल्याण हो जाएगा। तो एक लोग सफलता जिसका मिलता है तो सिर्फ आपको लगता है कि मैंने लाइफ में सफल हो गया। भाई आपको आप आइडियल बन जाते हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने नेबर के लिए, और आपके थ्रू बहुत लोग को, जैसे मैंने एक आईआईटी किया होगा तो बहुत सारे लोग गांव के बच्चे देखकर कम से कम मोटिवेट हो रहे होंगे। मतलब कॉन्फिडेंस आ गया ना, होता है। मतलब मैं अपने गांव का पहला आईआईटीएन हूँ,
इस बात का भी प्राउड होते रहता है। इससे पहले लोग पढ़े हुए हैं, NIT वगैरह से बहुत पास आउट हैं, डॉक्टर हैं, IAS भी हैं, IPS भी हैं, वकील भी हैं, सब कुछ है। IITian नहीं थे। IIT मेरे गांव के बगल वाले गांव में थे। तो मेरे गांव वाले एग्जाम्पल देते थे, देखिए उस गांव में एक IITian है, उसका वो मकान है। अब बचपन से मैं भी वही स्टोरी सुन रहा था, सेम स्टोरी पे चल रहा था बातें। ये पता भी नहीं था 5th क्लास तक, सोच रहे हैं कितना साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो कुछ भी पता नहीं था। लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाता है, कब कहाँ से कौन आपका आइडियल बन जाएगा। तो मेरे ही गांव के मतलब एक मेरे अब अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे बड़े भाई जो बैठते हैं उस तरफ ऑफिस में, मेरे एल्डर ब्रदर हैं जो वहाँ पे बैठते हैं, इधर नहीं उस तरफ मेन ऑफिस में। तो उनके फ्रेंड और बिहार से अगर कोई बिलोंग करते हो तो वहाँ पे पहले के ज़माने में, जब तक झारखंड बिहार ही था, दोनों एक स्टेट था, बाद में डिवाइड कर दिया गया और उसके बाद ही बिहार गरीब हो गया। जब तक झारखंड था तो बिहार बहुत अमीर था। सारा माइंस वहीं पे है ना। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा कोयला धनबाद, झरिया, अबरक समझते हैं, माइका, कोडरमा, टाटा तो जानते ही हैं, जमशेदपुर कहना ही नहीं है। तो बहुत रिच। तो एक्चुअल में वो वहाँ पे एक स्कूल था, नेत्रहाट विद्यालय, नेत्रहाट। और जैसे अभी कैसे आप नीट का तैयारी करते हैं, वैसे उस स्कूल में दाखिला के लिए कोचिंग चलती थी। और उसका सक्सेस रेट था कि वहाँ का कोई भी बच्चा का कैरियर IIT से, NIT या डॉक्टर या IAS से कम नहीं होता था। जो वहाँ से पढ़ लिया लाइफ में करेगा। अब बिहार बोर्ड में मैट्रिक में 1 से 10 उसी स्कूल का होता था, दूसरा कोई होता ही नहीं था। मतलब फिल्टर हो जाता था ना भाई, पूरा बिहार का बच्चा में से 50 बच्चा का सिलेक्शन हुआ तो पूरा फिल्टर हो गया है। वहाँ का बच्चा 8th में रहता था तो 10th का मैथ बना के बैठा हुआ रहता था। ये क्वालिटी था। तो मैं उनसे ऐसे ही 8th क्लास में जब वो आते थे तो मैं 8th क्लास जस्ट पास किया था। उनको देखता रहता था कि HC वर्मा का मंकी का प्रॉब्लम है कुछ देख के बैठ के बनाते रहते हैं। अब सोचते रहते हैं एक ही प्रॉब्लम को लेकर इतना सोच क्या रहे हैं, प्रॉब्लम फटाक से बन जाना चाहिए। मैं पूछता था भैया आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं, ऐसे ही बड़ा क्यूरियोसिटी रहता ना। 8th क्लास में घूमते घूमते गए और उनके छोटे भाई मेरा फास्ट फ्रेंड, और हम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता था। कभी गांव में के स्कूल में वो फर्स्ट, कभी मैं फर्स्ट, यही चलते रहता था। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों भाई नेत्रहाट में चले गए। अब मैं नहीं किसी वजह से जा पाया, ड्यू टू इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड ऑल दिस। तो लेकिन पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं IIT तैयारी कर रहा हूँ। और भी क्यूरियोसिटी हो गया कि IIT क्या है। तो बोले कि इंडिया में सबसे बेस्ट इंजीनियर। इतना ही बोलना काफ़ी था ना, बेस्ट में भी बेस्ट। मतलब पहले के ज़माना में भाई गांव में कोई मैट्रिक करता था तो पूरा लोग जानते थे मैट्रिक किए हुए हैं। आज से 40 साल पहले एक आध लोग मैट्रिक करते थे, लेटर सब लोग उसी के पास लिखवाने के लिए जाते थे, राइट। उसमें भी IIT। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग को बाद में पता चलते रहा। बट बिहार का एक ट्रेंड था कि वहाँ पे 30 ईयर्स पहले ही IIT का ट्रेंड आ चुका था। जो अब अभी गुवाहाटी में देखते हैं ना, वो बहुत पहले वहाँ पे आ चुका था। अब वहाँ पे सुपर सैचुरेटेड बर्फ हो चुका है। जैसे यहाँ पे धीरे धीरे आप कोचिंग खुल रही है तो हम लोग बोलते हैं बहुत कोचिंग खुल गया। खुलना चाहिए भाई, एजुकेशन का ही तो खुल रहा है, अच्छा ही तो बात है। तो बोले कि IIT मन में आया कि ठीक है IIT इतना अच्छा है, तो बोले उसके लिए करना क्या है, तो मैथ बहुत अच्छा करो। मैं सोचा कि करना है तो यही करना है, मैथ अच्छा करना है। ओके, 9th और 10th में पूरा एनर्जी दे दिए मैथ में, मतलब ज़बरदस्त तरीके से बनाए। एडवांस मैथ लिए और जनरल मैथ भी लिए, जिसमें थ्योरम रहता है, सर्किल का, ये ऑल दिस, राइट। और भारती भवन, स्टूडेंट फ्रेंड, ये बहुत सारा पब्लिकेशन वहाँ पे है। सबका एक टेक्स्ट बुक तो आती ही है। पहले NCERT नहीं चलता था बिहार बोर्ड में, अब तो सबको में NCERT आ गया ना। तो तरह तरह पब्लिकेशन का एडवांस मैथ बनाना स्टार्ट किए। उसका इतना बड़ा लाभ मिला कि जब 11th में गए तो ये जब साइन 180 माइनस थीटा देख रहे हैं वो सब 10th में था। और कोऑर्डिनेट का आधा कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन वगैरह 10th में ही था, वो एडवांस मैथ में सब पढ़ के वहाँ पे हम बैठे हुए हैं। डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप एंड ऑल दिस। तो कितना कॉन्फिडेंस आ गया, कुछ भी अननोन लग रहा था। इसका मतलब है कि बच्चे को मिसगाइड कर दिया जाता है। कोई भी अगर आपका सिबलिंग रहेंगे उनको बोलिए कि नहीं भी सिलेबस में है
फिर भी एडवांस में थोड़ा भी बनाओ, लेकिन बनाओ, बाद में इसका लाभ मिलेगा और मेरा नाम लेते रहोगे। मतलब ये मैं गाइड करता हूँ अगर कोई मुझसे पूछता है तो, क्योंकि सीबीएसई की बुक में मैथ है कहाँ, शुरू होता है ख़त्म हो जाता है, उसमें मैथ है ही नहीं भाई। बेस तो ऐसे ही वहाँ पे वीक कर दिया गया। अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़ना चाहता है, टैलेंटेड है, और उसका मैथ में बहुत पुअर बेस है, कोलैप्स वहीं पे कर गया, राइट। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग को एक्चुअली टारगेट क्या है, यहाँ देखिएगा, ये है, ये यहाँ अब हम लोग को निकालना है क्या, इसका एरो का लेंथ, क्या अभी रिजल्टेंट नहीं, सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे एरो का लेंथ चाहिए। तो ट्रायंगल ओ ए बी में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब मैं ट्रायंगल सिर्फ बोल रहा हूँ, ट्रायंगल ओ ए बी में क्या इसका लेंथ पता है आपको? सर पता है, ए और बी गिवन वेक्टर था ना, गिवन वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। ए पता है, क्या इसका लेंथ पता है? सर दिया हुआ था ना, इसी का तो रिजल्टेंट निकालना है, राइट। बी पता है, तो अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो क्या थर्ड साइड नहीं निकाल लेंगे कोसाइन रूल से? आज जो मैंने सिखाया, इसका मतलब है कि मेरा ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल है ओ ए बी, और ये है ए है बी, और ये एंगल कितना 180 माइनस थीटा। तो क्या ये निकाल लेंगे ओ बी, और ओ बी में क्या है, आर का मैग्नीट्यूड है। तो इसके लिए कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या दिए हैं, बोलिए, अभी तो दिए थे। अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बीच का एंगल कितना है, cos 180 माइनस थीटा। इज इट राइट? फार्मूला क्या था आपका कोसाइन रूल, बोला कीजिए जो पढ़ाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द व्हाट, एंगल बिटवीन ए एन। बट मेरा यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एन भी क्या है 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा क्या बोले हैं, तो क्या माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा। तो r इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे तरफ से फिजिक्स का पहला फार्मूला आपके लिए, ये थर्ड क्लास में फिजिक्स का मैं पहला फार्मूला अपने तरफ से दे रहा हूँ। r इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, प्लस कैसे हो गया, माइनस था, और cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस cos थीटा। तो माइनस और माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस हो गया। ये एंगल लास्टली तो वही तो आया थीटा, बट ये एंगल नहीं ले सकते थे, मुझे निकालना क्या था ए। तो ए निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लिए, दिस वन। तो ये एंगल कितना था 180, और एक्चुअली इसका मुझे लेंथ चाहिए था, तो इसका लेंथ कौन सा रूल से निकाले हैं, कोसाइन रूल से। तो आप होता क्या है ना कि टीचर, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। टीचर डायरेक्टली फिजिक्स के टीचर जहाँ पे पढ़े होंगे ये फार्मूला दे दिए और लास्ट में बता दिए कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मैं भी वही बोलने वाला हूँ, बट ये फार्मूला आया कहाँ से था, मैं डेरिवेशन किया, ये फार्मूला ऐसे आया था, कैसे, इस तरीके से। तो जो मैंने दिखाया वो क्या है, डेरिवेशन था उसका। ये हम लोग अब बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम लोग अब बार बार क्या करेंगे, इस फार्मूला का रिजल्ट का यूज करेंगे, बट ये फार्मूला इस तरीके से आया था, ठीक है। तो आज के बाद दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, आज के बाद दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला पैरेललोग्राम लॉ से, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज पैरेललोग्राम लॉ से ही निकालेंगे। मतलब ये भी एक लॉ है, दूसरा भी मेथड है निकालने का, बट ये भी एक मेथड है, राइट। और क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भैया थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, इसका ये जो थीटा है वो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड, लास्ट में मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो थीटा इस फार्मूला में लास्टली जो थीटा आया है वो थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास प्रोसीड करेंगे, आज के लिए इतना है, ठीक है। और कल ग्रुप में मैसेज कर दिया था, यस